Hello students, welcome back. Now we'll start another topic, that is joint stock company. So joint stock company is one of the suitable form of business organization. एक बहुत ज़्यादा suitable form of business organization है. जो भी organization large scale activities करना चाहती है तो वो company form of organization खोल सकती है. So we can say that it operate on a large scale. ये large scale में operations करती हैं. And they invite a huge investment from the investors. It means they attract huge capital. वो बहुत ज़्यादा huge capital attract करती है और उस capital को company form of business organization में लगा देती है. Company form of business can hire trained और experienced manager. हाँ, और वो experience और trained managers को hire कर सकती है. उसके पास इतना पैसा होता है, इतना फंड होता है कि वो hire कर सकती है और उनको सैलरी दे सकती है. और उससे पहले आपने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा था और पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा था. इनके पास इतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड नहीं होते हैं कि वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करें, ठीक है, और लार्ज स्केल ऑपरेशंस नहीं होता इनका. नाउ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल. यानी अगर कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ लार्ज स्केल पर करनी है तो ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साबित होता है. इट हैज़ एन एडवांटेज. एक एडवांटेज इसकी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ये है, इट अट्रैक्ट ह्यूज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक. पब्लिक से बहुत ज़्यादा कैपिटल अट्रैक्ट करते हैं. इट मीन्स इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं और इंड्यूस करते हैं टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनी. इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए. और वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इकट्ठी हो जाती है, फिर उस कैपिटल को वो प्रॉपरली बिजनेस में लगा देते हैं. इसके साथ साथ विद एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है. इट कैन एम्प्लॉय ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर. वो ट्रेंड और एक्सपीरियंस मैनेजर को भी हायर कर लेते हैं, ठीक है. वो इसलिए हायर करते हैं ताकि वो प्रॉपर डिसीजन लें कंपनी के बिहाफ पर, जो अच्छे डिसीजन होते हैं, और रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे अच्छे खासे ट्रेंड मैनेजर्स, और डिसीजन बिल्कुल एक्यूरेट लेंगे जो कंपनी के बिहाफ पर होंगे. सो दीज एक्सपीरियंस मैनेजर रन द बिजनेस मोर इफिशिएंटली. इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली चला पाते हैं ये एक्सपीरियंस मैनेजर्स. नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस लिए बताया गया है कि कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसी के नाम पर होंगे. एसेट्स खरीदे और बेचे उसी के नाम पर जाएंगे. आउटसाइडर से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कंपनी के नाम पर होंगे, ठीक है. तो इसलिए इसका मतलब कंपनी की एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स से बिल्कुल अलग है. मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग है और कंपनी की आइडेंटिटी अलग है. सारे ट्रांजेक्शन्स जो होंगे इट विल बी ऑन द नेम ऑफ कंपनी. कंपनी के बिहाफ पर और कंपनी के नेम पर होंगे. सो ऑल carry business on its name. It means all the operations of a business has been carried on its name. कंपनी के नेम पर ही होंगे सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सारे ऑपरेशंस. सो बाय एंड सेल ऑफ एसेट्स हैज़ बीन टेकिंग प्लेस ऑन द नेम ऑफ कंपनी. कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के नेम पर एसेट्स को खरीदा जाएगा और बेचा भी जाएगा. इसके अलावा इवन द कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स नेम. अपने नेम से ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएगा. अगर थर्ड पार्टी से किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा. द कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल्स. तो कंपनी और उसके मेंबर दोनों अलग अलग हैं. इससे पहले सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस एक, ठीक है, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का बिजनेस एक. लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, ठीक है ना. सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन. बिजनेस यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. इट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ. लॉ ने उसे क्रिएट करा है. उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन उसके नाम से बुलाया जा रहा है कंपनी को. XYZ कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, उसका एक नेम है. इट मीन्स वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय द लॉ. और जब लॉ के द्वारा उसको बनाया गया है तो उसको ख़त्म भी लॉ के द्वारा ही करा जाएगा. तो सबसे पहले हम कहते हैं देयर इज़ नो फिजिकल बॉडी. कंपनी की कोई फिजिकल बॉडी नहीं है. इट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ. लॉ के द्वारा क्रिएटेड करी गई है. इसमें कंपनीज एक्ट लगता है. कंपनीज एक्ट के द्वारा ही इसको फॉर्म करा गया है.
इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसके जो कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर चुनते हैं। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होंगे कंपनी के वो पहले इलेक्टेड मेंबर्स को चुनेंगे, उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर। ठीक है, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड हो जाते हैं तो सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स और कंपनी के बिहाफ पर सारे डिसीजन वही लेते हैं। नाउ थर्ड इज रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी टू रजिस्टर इटसेल्फ। अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी को, क्योंकि अंडर कंपनी एक्ट 2030 इट इज़ मैंडेटरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी टू रजिस्टर इटसेल्फ। अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। नो कंपनी कैन केम इनटू एग्जिस्टेंस। कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में जब तक नहीं आएगी जब तक वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेती। रजिस्ट्रेशन इसलिए कंपलसरी है। ठीक, नॉन फोर्थ इज परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन में क्या होता है कि ये मान के चलते हैं कंपनी आगे चलती रहेगी और उसकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंबर्स आएंगे जाएंगे, किसी की डेथ हो गई, कोई नया मेंबर आया, पुराना मेंबर चला गया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी चलती रहेगी। ठीक है, इस तरह से मान के चलते हैं कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन है, उसकी एक कंटिन्यूटी है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय लॉ। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस लॉ के द्वारा बनाए हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट के द्वारा बनाए, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंपनी एक्ट के द्वारा की गई हैं। तो बंद भी जब होगा जब लॉ उसे परमिट करेगा। ठीक है, सो इट इज़ वी थॉट दैट, हम ये मान के चलते हैं दैट कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन है, इट हैव कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, उसका एक कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट टू इट्स मेंबर से बिल्कुल इसका एक कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है। मेंबर आएंगे जाएंगे लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ। ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। लॉ ही उसके एंड कर सकता है, उसके एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को। ठीक है, और डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेबिलिटी ऑफ मेंबर्स डज नॉट इफेक्ट द वर्किंग। इसकी वर्किंग में किसी भी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इनकैपेबल हो जाता है, तो इसकी वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एंड मेंबर में कम एंड गो, मेंबर आएंगे जाएंगे, इससे भी इसकी एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर, अगर हम बात करते हैं इसका एंड कब हो सकता है, इट कैन बी एंड बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। पूरा वाइंडिंग अप का लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा, तब जाए कंपनी बंद होती है। ठीक, नाउ फिफ्थ इज कॉमन सील। सो बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी कैन नॉट साइन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, वो साइन नहीं कर सकती, इसलिए उसे एक कॉमन सील की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ एक स्टैंप होती है जो कंपनी की, और जो कंपनी के जो लेटर हेड्स होते हैं वो इसके कॉमन सील हैं। तो कंपनी साइन नहीं कर सकती। अब डिसीजन कौन लेगा, तो वो सारे डिसीजन इलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं और एक कॉमन सील, एक स्टैंप्स लगाएंगे, और जब वो स्टैंप लग जाती है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स पर तो वो कंपनी बाइंड अप हो जाती है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि कॉन्ट्रैक्ट अब बाइंड अप हो गया कंपनी से और वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस पर कॉमन सील नहीं है वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। वही डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करे जाते हैं जिस पर स्टैंप है, और जो भी बिजनेस को कैरिड आउट कर रहा है इलेक्टेड मेंबर, उसमें से किसी एक के साइन है तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड अप हो गया। सो कॉमन सील मीनिंग बीइंग द आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी कैन नॉट साइन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इसलिए वो साइन नहीं कर सकती। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर कॉमन सील, इसलिए कॉमन सील की जरूरत पड़ती है। ठीक है, विद द नेम इनग्रेव्ड ऑन इट। तो वो कॉमन सील एक स्टैंप होती है, उसमें उसका नेम लिखा रहता है कंपनी का एड्रेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें स्टैंप्स में मेंशन रहती हैं। एंड बेसिकली ऑल द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय ऑल, मतलब मोस्ट ऑफ द मेंबर, जितने मेंबर्स इसमें एंगेज रहते हैं कंपनी में, वो कंपनी के बिहाफ पर ही मेंबर डिसीजन लेते हैं। एंड एनीवन एक्टिंग ऑन बिहाफ कैन यूज़ कॉमन सील। और कोई भी जो कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा है उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और वही कॉमन सील का इस्तेमाल करेगा इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, क्योंकि कंपनी सिग्नेचर कर नहीं सकती है। तो इस तरह से कॉमन सील का या स्टैम्प का इस्तेमाल होगा। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई सील नहीं है
ठीक है, कॉमन सील नहीं है, स्टैम्प नहीं है, तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक। नाउ सिक्स्थ इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सो इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज एनी शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर शेयर टू अदर। अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, बिल्कुल फ्रीडम होती है एक शेयर होल्डर को कि वो अपने कभी भी चाहे तो शेयर बेच सकता है और दूसरी नई कंपनी के शेयर खरीद सकता है। लेकिन कभी कभी प्राइवेट कंपनीज में इतना इजी नहीं है कि शेयर्स को बेचा जाए। नाउ सेवेंथ इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। सो ओनरशिप एंड कंट्रोल बिल्कुल सेपरेट होता है। बेसिकली सारे मेंबर डिसीजन नहीं ले सकते, तो डिसीजन लेने के लिए वो मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसीजन लेते हैं कंपनी के बिहाफ पर। इवन वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं ताकि बिजनेस के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म हो पाए। सो दिस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको शेयर होल्डर्स ही ओन करते हैं और वही शेयर होल्डर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। वो शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो सारे डिसीजन कंपनी के बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। एंड डायरेक्टर मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। इवन दे अपॉइंट प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को वही डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। नाउ एट्थ इज लिमिटेड लायबिलिटी। सो द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं इस जॉइंट स्टॉक कंपनी में, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द शेयर ऑफ कैपिटल। जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, जितना पैसा लगाया है कंपनी में, वहाँ तक की उनकी लायबिलिटी है। उसके अलावा उनसे कोई भी एक पैसे की लायबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ परचेज 1000 शेयर ऑफ ₹10, तो उसकी लायबिलिटी कितनी हुई? 1000 शेयर खरीद रहा है 10 रुपये के हिसाब से 10,000 की, तो 10,000 तक की लायबिलिटी है, उसके अलावा उसकी लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब लिमिटेड लायबिलिटी होती है। नाउ वी विल स्टार्ट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। So liability of each members in joint stock company is limited up to the extent of share capital they have contributed in the business। यानी जितने भी उन्होंने शेयर कैपिटल लगाई है उतने तक की इनकी लायबिलिटी होती है और क्रेडिटर इससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, नो क्रेडिटर कैन क्लेम फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर के पर्सनल एसेट्स क्लेम नहीं करे जा सकते इस केस में, क्योंकि लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की लिमिटेड होती है। ये एक मेरिट है। बाकी औरों में क्या था, या सोल प्रोप्राइटर में लिमिटेड उसकी जो लायबिलिटी होती थी सोल प्रोप्राइटर की, वो अनलिमिटेड होती थी। यानी लॉस को चुकाने के लिए पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते थे। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा ही है कि अगर लॉस हो रहा है तो लॉस चुकाने के लिए बिजनेस के एसेट तो बेचने ही हैं और पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी बिक जाते थे। लेकिन इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं है। जिन्होंने जितनी कैपिटल लगाई है उस कैपिटल तक के लिए लायबिलिटी होती है। नंबर 2 इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। सो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड कर सकते हैं शेयर्स को इजीली, मार्केट में जाकर उसको बेच भी सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, बहुत इजीली। एक ओपन मार्केट होती है, उसमें जाइए और अपने शेयर्स को आप जिस भी इन्वेस्टर्स को चाहिए उस इन्वेस्टर्स को आप बेच सकते हैं। थर्ड इज परपीचुअल सक्सेशन। सो एक और मेरिट है, ये है परपीचुअल सक्सेशन की। हम ये मान के चलते हैं दैट कंपनी फॉर्म ऑफ अ बिजनेस विल कंटिन्यू एंड इट विल नॉट अफेक्टेड बाय द मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेबिलिटी से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चलता रहेगा। इट विल कंटिन्यू बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉ। और जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसको लॉ के द्वारा, कंपनीज एक्ट के द्वारा बनी है ये कंपनी। तो जब ये कंपनी कोई लॉ के द्वारा बनी है तो इसको लॉ ही ख़त्म कर सकता है। ठीक है, वाइंड अप पूरा प्रोसीजर होता है वाइंड अप का, वो वाइंड अप का प्रोसीजर फॉलो करने के बाद तभी कंपनी बंद होती है। नाउ फोर्थ इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी ग्रोथ और एक्सपेंड बहुत आसानी से कर सकती है, बिकॉज जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है
उस प्रॉफिट को वो जो है ना स्टोर कर लेती है, अपने पास रख लेती है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। ठीक है, रिटेन अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट दैट हैज़ टू बी केप्ट एज अ रिजर्व, वो रिजर्व की फॉर्म में रख लिया जाता है और फिर बाद में ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए इसको इस्तेमाल करा जा सकता है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा होता है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं इसके पास और काफ़ी सारा कैपिटल वो आसानी से अरेंज कर पाता है और जो रिटेन प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को भी वो इस्तेमाल करता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज इफिशिएंट मैनेजमेंट। सो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज हो पाता है बिकॉज नाउ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कैन हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी के बिहाफ पर प्रॉपर डिसीजन लें एंड कंपनी की इफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। सो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल एक तरह इकट्ठी हो जाती है और बाय इशूइंग शेयर कैसे इकट्ठी होती है, ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में शेयर्स को इशू करा जाता है। उस शेयर्स को छोटे से मतलब स्मॉल इन्वेस्टर्स भी है, बिग इन्वेस्टर्स भी है, हर तरह के इन्वेस्टर्स शेयर खरीद सकते हैं, कुछ कम अमाउंट में खरीद सकते हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट में खरीद सकते हैं और इससे क्या होगा, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड आ जाएंगे। इवन कंपनी कैन रेज लोन फ्रॉम बैंक से लोन भी मिल जाता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को, जॉइंट स्टॉक कंपनी को। उसके अलावा ये डिवेंचर्स भी इशू कर सकते हैं, उस डिवेंचर इशू करने से भी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरिट्स हो गई। नाउ डीमेरिट्स। फर्स्ट डीमेरिट है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इतना आसान प्रोसीजर नहीं है, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होता है, तब जाके ये बिज़नेस कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो पाता है। लेंदी प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इवन कई तरह की परमिशंस लेनी पड़ती हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी सबमिट करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करेंगे, सारी परमिशंस लेंगे और एक्सपर्ट्स को हायर लेंगे उस बिज़नेस को आगे चलाने के लिए। तो एक लेंथी प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इस तरह के बिज़नेस को फॉर्म करने के लिए, ये एक डिमेरिट हो गई। और नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी इसलिए कहा गया है कि जितने भी इंफॉर्मेशंस जो कंपनी डॉक्यूमेंट्स तो प्रोवाइड कराएगी क्योंकि मैंने भी बताया था बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार्स को भेजने पड़ते हैं, बैलेंस शीट और सारे अकाउंट्स भी रजिस्ट्रार को भेजने पड़ेंगे, सारी डिटेल्स भेजनी पड़ेगी और जब सारी डिटेल्स रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएगी इसका मतलब सीक्रेसी ख़त्म हो गई। इवन जनरल पब्लिक को भी सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करी जाती है, इसीलिए लैक ऑफ सीक्रेसी रहती है। सो कंपनी एक्ट ऑफ 1956 ये कहता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके अलावा जनरल पब्लिक को भी देनी पड़ेगी, ये एक ड्रॉबैक है। थर्ड इज इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट इसलिए कहा गया है कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ही सारा डिसीजन लेते हैं कंपनी के बिहाफ पर और उनको उनकी सैलरी मिलती है, उस पर्टिकुलर जॉब में रहते हुए उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट लगाते हैं और कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, लेकिन उनको इतना प्रॉपर रिवार्ड नहीं मिल पाता जितना शेयर होल्डर्स को मिलता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉफिट का लार्ज पार्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट मीन्स उनके एफर्ट्स का प्रॉपर रिवार्ड नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसलिए उन्हें एक तरह से लैक ऑफ मोटिवेशन की फीलिंग आती है, वो पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है वहाँ। पर्सनली उस कंपनी में वो अपना एफिशिएंसी नहीं लगा पाते उतनी तरह से, क्योंकि उनको उतने एफर्ट्स का रिवार्ड नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट इज न्यूमरस रेगुलेशन। बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर कंपनी उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ती है। रजिस्ट्रार को भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सारे लीगल्स फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जितनी फॉर्म्स हैं उस फॉर्म्स को फिलअप करना होता है, इनकम टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ता है टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन लेने में डिले होता है क्योंकि उस कंपनी के सारे डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं और सारा डिस्कशन होता है, काफ़ी मीटिंग्स लंबी चलती हैं, कई दिन मीटिंग चलती हैं और फिर उसके बाद बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम बाद डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होती है,
इसलिए कहा गया है कि इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस, किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत लेंदी प्रोसेस लगेगा, इसलिए डिले इन डिसीजन लेने में डिले होगा। नेक्स्ट इज ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट में ये बताया गया है कि अभी कहा था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर चुनते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे का सारा डेमोक्रेटिक सेटअप सिर्फ पेपर पर ही होता है और जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उस कंपनी के जो अथॉरिटी है उसका इस्तेमाल करते हैं और वो कई बार दूसरों के इंटरेस्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं और अपने फ़ायदे के लिए ही अपने डिसीजन लेते हैं कि जो डिसीजन उनके फ़ायदे के हों, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये बताया गया है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बहुत सारे इंडिविजुअल्स इंगेज रहते हैं, वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल इंगेज रहते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर हो गया, कस्टमर्स हो गया और क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, बैंकर हो गया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। हर कोई ये चाहता है कि हमें बेनिफिट मिले, तो इसलिए बेनिफिट्स के लिए वो आपस में तकरार रहती है और कन्फ्लिक्ट की एक सिचुएशन बनी रहती है। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी।